आधुनिक काल, जैसा कि हमने कल इसके बारे में अध्ययन किया था। आधुनिक काल का सामान्य परिचय, कि आधुनिक काल से क्या अभिप्राय है, फिर आधुनिकता की अवधारणा, आधुनिकता से अभिप्राय एवं आधुनिकता का व्यापक अर्थ, इसका हमने कल अध्ययन किया था। आज हम इसी क्रम को बढ़ाते हुए आधुनिक काल, जो हमारा कल का अध्याय चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आधुनिक काल में हिंदी पद्य साहित्य क्या है उसका अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने सन 1850 को आधुनिक काल का आरंभ माना है। दूसरा मत है कि 1857 सामंतवादी और पूंजीवादी दो विरोधी शक्तियों के टकराट का काल था, अतः यही वर्ष आधुनिक काल के आरंभ का था। मध्यकालीन जड़ता और आधुनिक गत्यात्मकता को साहित्य और कला के माध्यम से समझा जा सकता है। रीति काल में कला और साहित्य अपने अपने कथ्य, अलंकृति और शैली में एक रूप हो गए थे। वे घोर शृंगारिता के बंधे घाटों से बह रहे थे, अर्थात शृंगारिता जो है वो उनका मुख्य विषय बन गया था रीति काल में। न छंदों में वैविध्य था, न उनके विन्यास में एक ही प्रकार के छंद, एक ही प्रकार के ढंग। किंतु आधुनिक काल में बंधे हुए घाट टूट गए थे और जीवन की धारा विविध स्रोतों में फूट निकली। साहित्य मनुष्य के वृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। आधुनिक से तात्पर्य है कि वर्तमान सामाजिक दृष्टिकोण। मनुष्य ने इस युग में स्वयं विकास की ओर देखते हुए विश्व जननी चिंतन एवं दर्शन से जुड़ना आरंभ किया। आधुनिक युग में भौतिक विकास, सुधार एवं पूर्ण जागरण पर ध्यान केंद्रित हुआ। आधुनिक काल का आरंभ 1857 से हुआ और वह आज तक चल रहा है। संपूर्ण काल को आधुनिक काल की संज्ञा देना उचित नहीं जान पड़ता है, अतः इस काल के उपविभाजन की आवश्यकता प्रतीत हुई या महसूस हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य खंड एवं पद्य खंड के रूप में वर्गित किया, यानी आधुनिक काल को उन्होंने दो भागों में, गद्य खंड एवं पद्य खंड, दो भागों में इनका विभाजन किया आधुनिक काल का। गद्य खंड को 3 उत्थानों में बांटा गया, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। अन्य समीक्षकों ने अपनी अपनी दृष्टि से आधुनिक काल का उपविभाजन किया। सर्वसम्मत रूप से निम्न प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला जो बिंदु है या इसका जो विभाजन किया हुआ है, पूर्ण जागरण काल। इसका जो सन है वो है 1857 से 1900। दूसरा है जागरण सुधार काल। इसका जो काल है या समय है वो माना गया है 1900 से 1918। तीसरा जो विभाजन है छायावाद काल। इसको सन 1918 से 1938 तक का समय में माना गया है। चौथा जो विभाजन किया गया है वो भी दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है छायावादोत्तर काल, अर्थात प्रगतिवाद व प्रयोगवाद काल छायावादोत्तर काल के अंतर्गत माने जाते हैं। छायावादोत्तर काल का समय 1938 से 1953 का माना गया है और इसका जो चौथे का ही जो दूसरा भाग या विभाजन किया गया वो नवलेखन काल। इसका समय 1953 से अद्यावधि यानी अभी तक, आज तक, वर्तमान समय तक माना गया है। पूर्ण जागरण काल को भारतेंदु काल, सुधार काल को द्विवेदी काल के नाम से भी जाना जाता है। परिस्थितियाँ। अब आधुनिक काल की जो परिस्थितियाँ थी वो किस प्रकार थी। आधुनिक काल के आरंभ में देश की राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन आया। सिरोज-उद-दौला की पराजय के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का
अधिकार हो गया। मुगल सम्राट शाह आलम कमज़ोर पड़ गया था। मराठे और सिखों की शक्ति को छिन्न भिन्न करने में अंग्रेजी जो शक्तियाँ वो आपस में जुट गई, यानी एकाकार हो गई। सन 1849 में सिख पराजित हो गए और अंग्रेजी शक्ति का साम्राज्य बढ़ने लगा। सन 1857 में असंतुष्ट शासकों ने व्यापक स्तर पर विद्रोह किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया तथा यह देश ब्रितानी साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। सरकार ने अपनी आर्थिक, शैक्षिक और प्रशासनिक नीतियों को लागू किया। परिणामतः विदेशी इस देश के बुद्धि वर्ग ने भी सोचना प्रारंभ कर दिया। चिंतन की इस प्रक्रिया का आरंभ गद्य लेखन के माध्यम से हुआ। ब्रज भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली को अभिव्यक्ति के लिए स्वीकार किया गया। अब देश में नया ढांचा आने से नए संबंधों का सिलसिला आरंभ हुआ। इस संदर्भ में एक समीक्षक का मत है कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक संबंध से है। वस्तुतः आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों में पेचीदा संबंध है या होता है। स्थूल रूप से दोनों में कारण कार्य संबंध स्थापित करके सरलीकरण नहीं किया जा सकता। अतः साहित्य इतिहास के संदर्भ में दोनों के संबंधों और योगदान का विवेचन अतिरिक्त अवधारणा की अपेक्षा करता है। ये एक समीक्षक का मत था। अंग्रेजी शासन ने गांव के घरेलू उद्योगों को नष्ट करना आरंभ कर दिया और महानगरों में व्यापार को नए आयाम दिए गए। पुरातन आर्थिक व्यवस्था के चरमरा जाने से सामाजिक परिवर्तन हुए। जाति प्रथा शिथिल होने लगी। महाजनी सभ्यता का जाल फैलने लगा। वर्ग भेद बढ़ने लगा और जागीरदारी प्रथा का परिणाम यह हुआ कि शोषण की यातनाओं से सर्वहारा वर्ग पीड़ित हो उठा। इससे उद्योगों में उत्पादन दर घटी तथा गरीब और गरीब होते गए। अंग्रेजों ने उच्च जाति को सम्मान और प्रश्रय दिया, किंतु इसी वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया। इन परिस्थितियों के कारण देश में एक नए वर्ग का उदय हुआ। ये मध्यम वर्ग कहलाया। आर्थिक नीतियों ने समाज को बदलाव के नए स्वर दिए। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान की गति ठहर सी गई थी। जो विकास क्रम चला आ रहा था उसके जड़ होने से शिक्षा का जीवन से संबंध टूटने लगा। शिक्षा पर ओ मेले ने लिखा था, इनमें बहुत कुछ समानता थी। वे उस भाषा में शिक्षा देते जो जनता की भाषा नहीं थी। उनकी शिक्षा का मूल स्रोत धर्म था और उसकी आत्मता अपरिवर्तनीय थी। वे नए अभिनिवेश और परिवर्तन के विरुद्ध थे। इस देश में एक वर्ग साहित्य, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष एवं आयुर्वेद के अध्ययन के प्रति आसक्त था, तो दूसरा वर्ग भी परंपरा से जुड़ा हुआ था। दोनों ही वर्गों की शिक्षा धर्म से जुड़ी हुई थी, न कि विज्ञान से। ब्रिटिश सरकार ने देश में नई शिक्षा प्रणाली को आरंभ किया, जिससे ज्ञान विज्ञान के द्वार खुले। अंग्रेजी शिक्षा के कारण देश के चिंतन में परिवर्तन आया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से भारतीय भाषाओं में गद्य लेखन आरंभ हुआ। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से एकता की भावना ने जन्म लिया। राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जागृत करने में सहयोग मिला। कहा जाता है कि इससे एक तरह का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बना, जो मध्यकालीन धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने के कारण तर्क सम्मत और यह लौकिक हो सका। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसकी दूसरी उल्लेखनीय देन है। आश्रम धर्मी घेरेबंदी से बाहर निकलकर व्यक्ति के अपने निर्णय को प्रमुखता देने लगे। मध्यकालीन धार्मिकताओं को विश्वसनीय बनाने और आधुनिक युग की समस्याओं से जोड़ने के मूल में भी यही प्रवृत्ति क्रियाशील थी। यातायात के साधनों के विकास से सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का आरंभ हुआ या शुरुआत हुई। एक शहर दूसरे शहर से जुड़ा, कस्बे शहर से जुड़ने लगे। पत्र पत्रिकाओं का प्रसार बढ़ा, जिससे समस्याओं को समझने में सहयोग मिला। एक दूसरे के प्रति जो संकीर्णता थी वह टूटने लगी। प्रेस और जनमत ने सांस्कृतिक आंदोलन को जन्म दिया। अनेक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक चेतना को बल मिला। रूढ़िवादिता पर प्रहार और नूतन विचारों का स्वागत हुआ। इस संदर्भ में कहा गया, इससे नए विचारों के आदान प्रदान में सुविधा हुई। विगलित सामाजिक नैतिक रूढ़ियों के विषय में पत्रों का अच्छा उपयोग किया गया। इनके माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत की उन कार्यवाहियों को भी विरोध शुरू हुआ जो देश हित के विरुद्ध बढ़ती थी। इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार में पर्याप्त सहयोग मिला।
देश में सामाजिक चेतना का विकास हुआ, आधुनिकीकरण की ओर प्रबुद्ध लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि संगठनों ने आधुनिक भारत के निर्माण में सहयोग दिया। राजा राममोहन राय ने एकेश्वरवाद के चिंतन को प्रतिष्ठापित करते हुए अंधश्रद्धा और रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष को जन्म दिया। जाति प्रथा, सती प्रथा, विधवा उपेक्षा आदि की निंदा कर सामाजिक सुधार के लिए जागृति पैदा की। प्रार्थना समाज के लिए महादेव गोविंद रानाडे ने मनुष्य की समानता को सर्वाधिक महत्व दिया। रामकृष्ण मिशन ने मानवीय दृष्टि को व्यापकता प्रदान की। विवेकानंद ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा, जब तक देश के हजारों लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, मैं प्रत्येक शिक्षित वर्ग को धोखेबाज कहूँगा। गरीबों के पैसे से बढ़कर भी वे और उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मर चुका है। आर्य समाज ने कर्मकांड का विरोध करते हुए वैदिक व्याख्या प्रस्तुत की, जिसमें आडंबर का विरोध करते हुए मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष किया। इस प्रकार देश में पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रियाओं का जन्म हुआ। ऐसे आंदोलनों के माध्यम से सामाजिक चेतना का विकास हुआ तथा राष्ट्रवादी एवं स्वच्छंदतावादी विचारों को बल मिला। देश काल की परिस्थितियों ने सामाजिक चिंतन को आधुनिक दृष्टिकोण दिया और इस देश का चिंतन पश्चिमी विकास का अनुकरण करने लगा। आधुनिक काल के प्रारंभ से आज तक सामाजिक विकास के नूतन आयाम प्रतिष्ठापित हुए। आधुनिक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण देश को चिंतन के अभिनव दृष्टिकोण प्राप्त हुए, जिससे साहित्य, कला एवं संगीत ने जो है विविध प्रवृत्तियों को जन्म दिया। इसका हम अगले अध्याय में या अगले जब भी हमारा टर्न आएगा अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।